मेरे फ़ोन पर भी बच्चे फ़ोन कर लेते हैं कि देखिए, कोचिंग करना ज़रूरी है या मजबूरी है, ये एक विषय सोचने वाला है कि हम कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे लगातार जो प्रश्न यहाँ टीम एक पहल इंडिया को आ रहे हैं, उनमें से मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। ये एक बहुत विषय चिंतनीय विषय है कि हम जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कोचिंग ज्वाइन वास्तविकता में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में हैं बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करूं या मैं जब कॉलेज कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद स्टार्ट करूं। कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो ये चाहती है कि आप केवल कॉलेज छोड़ कर के कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि उनका व्यवसाय, उनका जो रोजगार है वो यही है। और आप एक स्पष्ट शब्दों में ये समझ लें कि कोचिंग के लिए आप स्टूडेंट बाद में होते हैं और उनके लिए नोटों की एक गड्डियों के रूप में बच्चे होते हैं, जिन्हें वो देखते हैं कि एक बच्चे का मतलब एक नोटों की गड्डी है जिसमें लाख या 2 लाख रुपए आईएएस की फीस होती है। हजारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं। आपका सीधा इंटरेक्शन किसी भी फैकल्टी के साथ और किसी भी ऑफिसर्स के साथ नहीं होता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सबको उचित मार्गदर्शन मिले। टॉपिक, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे थे उनमें ये था कि क्या हमें कॉलेज के साथ आईएएस की तैयारी शुरू करनी चाहिए, करनी चाहिए तो क्या क्लास हमारे यहाँ लगेंगी या नहीं लगेंगी। देखिए, एक बात, पहले प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ सभी बच्चों को कि कोचिंग करना बहुत ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जब बिना कोचिंग किए लोग आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, आरएएस बन गए। वो कोचिंग नहीं कर रहे थे। उनके पढ़ने का स्टाइल क्या था, वो कैसे तैयारी कर रहे थे, कौन सी किताबें पढ़ रहे थे, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रख रही थी। बहुत सारे बच्चों के सवाल इसी टॉपिक को लेकर के यह भी है कि फिर हम घर से भी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ जो विषय है वो आप सब बच्चों के लिए केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट का विषय है। जो लोग समय का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर लेते हैं, सफलता उन्हीं को मिल पाती है, बहुत जल्दी मिल पाती है, बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। अब आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है ये डिपेंड करता है। पहली बात, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कोचिंग नहीं करनी है तो फिर मुझे क्या कर लेना है, कैसे मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। सब बच्चों के वहाँ पहुँचने का एक रास्ता है, अलग अलग है। कोई मार्गदर्शन किसी व्यक्ति से ले रहा है, कोई शिक्षक से ले रहा है, कोई ऑफिसर से ले रहा है। सबसे ज़रूरी होता है कि मार्गदर्शन के लिए आप स्वयं प्रेरित हो, मतलब आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही हो, मुझे यह करना है और मैं कर सकता हूँ। केवल यही मूल जो बात है वो यही है कि मुझे यह करना है और मैं कर सकता हूँ। करने के पीछे एक वजह होती है कि मुझे क्यों करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मुझे ये क्यों करना है तो शायद आप आराम से कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, लोगों में एक ऊर्जा आ रही है, एक पहल इंडिया को लेकर जोश आ रहा है और वो सबके सब लोग ये चाहते हैं कि मैं भी अब आईएएस की तैयारी करूँ और मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। लेकिन जब मैंने बच्चों से बात की तो उन्हें वास्तविक मूल्यों में यही नहीं पता है कि उन्हें आईएएस क्यों बनना है। कोचिंग करना और ना करना तो सेकेंडरी बात हो गई, लेकिन बहुत सारे बच्चों में ये जोश आ गया कि मुझे आईएएस बनना है, तो क्यों बनना है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पूछा तो सर बस एक ड्रीम है। एक बच्चा जवाब दे रहा है कि सर मेरे पिताजी चाहते हैं, एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसमें रुतबा होता है, एक बच्चा बोल रहा है, नहीं, जो अलग अलग जवाब बच्चों के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, मैं छोटा सा एक चैप्टर आपको सामने लेसन के रूप में दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो आईएएस से मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बहुत रोचक है।
अगले हफ्ते में आपसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे। आपको जब ये पता ही नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करेंगे? रेगुलर आपके एक ही सवाल आते हैं। देखिए, सवाल आपके अलग डिफरेंट होने चाहिए। मैंने कहा कि कोचिंग करना जरूरी या मजबूरी, इन दोनों को हम कैसे पकड़ेंगे? तो पहले अभी हमने लिखा कि हमें आईएएस बनना है, तो सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है आपको कि हमें आईएएस क्यों बनना है। जो भी बच्चे लाइव में जुड़ चुके हैं उनको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि क्यों बनना है, क्योंकि आईएएस जो होता है, मैंने यहां लिखा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हम देसी भाषा में, शुद्ध जो हमारे समझने की भाषा है, उसमें हम लिखते हैं सरल कलेक्टर। हर बच्चे को ये लग रहा है कि मुझे कलेक्टर बनना चाहिए, लेकिन क्यों, इसका किसी को नहीं पता है। देखिए, कलेक्टर का जो पद है, सभी ध्यान से सुनना, आवाज नहीं आ रही है तो मुझे बताना। कलेक्टर का जो पद है वो, उसको उपमा दी गई है कि ये जो पद है सरकार की आंख होता है। कलेक्टर का जो पद है वो सरकार की आंख होता है। कलेक्टर का जो पद है वो सरकार के कान होता है, और कलेक्टर का जो पद है वह सरकार के हाथ होता है। ठीक है, क्या हुआ? कलेक्टर सही लिख रहा है, ये आपको माँ जैसा लग रहा है इसलिए ये चिंता का विषय नहीं, ये तो राइटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम ठीक लिख देता हूँ, ये तो अक्सर बनाने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, हाँ, आंख, कान और हाथ। ठीक है, कलेक्टर का जो पद है, टीम मेंबर्स ने ये सवाल किया कि कलेक्टर शायद गलत लिख रहा है। मेरी राइटिंग सबके अलग अलग होते हैं, फ़ॉन्ट बनाने का स्टाइल अलग होता है, केवल आप सुन भी रहे होंगे। देखिए, कलेक्टर का जो पद है वो आंख, सरकार के कान और सरकार के हाथ होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे लोग ये आपको बता रहे हैं कि आप सबसे पहले सिलेबस याद कीजिए, उसके सिलेबस में क्या होता है। तो अब सिलेबस आपको याद नहीं करना है, सिलेबस आपको बनाना है। मैं सिलेबस बनाना सिखा रहा हूं ताकि कोचिंग करना जरूरी, ये सारी चीजें या मजबूरी, सबके जवाब इस टॉपिक में मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अब कलेक्टर की आंख, कान और हाथ जो सरकार के ये अंग हैं, इनका काम क्या होता है? ये क्या करता है कलेक्टर? यहां हम देखते हैं कि यहां नीचे हम जनता हैं, हम एक जनता के रूप में हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर में आप मेरे साथ बहुत सारे ऑफिसर्स आएंगे तो सवाल करना फिर, क्योंकि आप गांव में रह रहे हैं, आप जान नहीं पा रहे हैं। यहां पर ये हम जनता हैं, ये हमारा गांव है, यहां पर ये कलेक्टर का पद है और इससे ऊपर ये सरकार है। अच्छा, मल्टी टच आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए ये मल्टी टच ले रहा है। मैं इसे बंद कर दे रहा हूं, अब नहीं आएगा। यहां सरकार है। क्या होता है कि जब हम गांव में रहते हैं बेटा, तो क्या करते हैं कि गांव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आ जाती है, चाहे हमारे पड़ोस में रहने में आ रही है, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में आ रही है, सामाजिक जीवन में आ रही है, या राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ समस्याएं आती हैं। मैं गांव का एक उदाहरण देता हूं आपको। जब भी कोई परेशानी गांव में आती है तो लोग क्या करते हैं, अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं किसके पास? कलेक्टर के पास। ठीक है, तो जब भी कोई समस्या आती है तो ये लोग मिलकर के कहाँ पहुँचते हैं? कलेक्टर के पास पहुँचते हैं और वहाँ जाकर के अपनी समस्या बताते हैं। कलेक्टर का काम क्या है? सरकार, जनता की समस्याओं को सुनना, उसके बाद उसका समाधान करना। नहीं कर पाते हैं तो आप जनता की आवाज को कहां पहुंचाएंगे? सरकार तक। कई बार आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि लोग ज्ञापन देते हैं अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के नाम, सरकार के नाम। कलेक्टर के पास जनता जाएगी, अपनी समस्या बताएगी, ये इनकी बात को कहां तक पहुंचा रहा है? सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सरकार जब जनता के हित के लिए कोई भी योजना बनाती है, कोई भी योजना बनाती है, उन योजनाओं को कलेक्टर का जो पद है वो काम करता है कहां तक पहुंचाने के? जनता तक।
अब ये कलेक्टर का पद जो है वो काम कर रहा है किसके लिए? जनता और सरकार के बीच क्या स्थापित कर रहा है? ये संवाद स्थापित कर रहा है। कलेक्टर का जो पद है जनता और सरकार के बीच क्या कर रहा है? एक संवाद स्थापित करने का काम कर रहा है कि जनता की समस्याओं को सुन रहा है और कहां पहुंचा रहा है? सरकार तक। और सरकार की समस्याओं को, सरकार की योजनाओं को कहां पहुंचा रहा है? जनता तक। ये बात क्लियर है कि ये काम कर रहा है किसका? संवाद करने का। सरकार की आंख कहा गया है, कलेक्टर के माध्यम से सरकार देखती है, कलेक्टर के माध्यम से सरकार सुनती है और कलेक्टर के माध्यम से अपनी योजनाओं का क्या करवाती है? क्रियान्वयन करवाती है। एक एक टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा कि कलेक्टर जो पद है, इसका मतलब आप एक बात समझ में आ रही होगी, जितने ही बच्चे हैं, नहीं आ रही है मुझसे पूछना। जो कलेक्टर का पद है, आप उसकी जब तैयारी करेंगे, आईएएस बनने के बारे में आप सोचेंगे, तो सबसे पहले ये सोचना है कि मैं एक कलेक्टर हूं, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं और मेरा एक दिमाग इतना ब्रॉड स्तर पे होना चाहिए कि वो सूचनाओं का संकेंद्रण कर सके अपने पास और उसके बाद आप समाधान खोज सकें। आप जब ऑफिसर बनेंगे, आप जब तैयारी करने जाएंगे, आपके अंदर एक एटीट्यूड आएगा कि मैं ऑफिसर हूं, मुझे आईएएस बनना है। आप बनने की तैयारी करने से पहले खुद के अंदर एक आईएएस ऑफिसर को जीवित करना होगा जो आपके अंदर है। वो कब जीवित होगा? जब आप ये समझेंगे कि मैं जनता की समस्याओं को देखूं, जनता की समस्याओं को सुनूं और उसके बाद उसका क्या खोजूं? समाधान खोजूं। जनता की समस्या तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आपको अभी तक लगता है कि खुद की समस्याओं का भी नहीं पता है। बड़ी जटिलता कहां है? जब मैं लगातार लाइव सेशंस 2 ऑफिसर्स के साथ हम जुड़े, अतिरिक्त कलेक्टर दूदू के साथ हम जुड़े थे, राजेंद्र जी के साथ, बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बताई। आरएएस में 3री रैंक थी। जीएल शर्मा जी आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। 100 आईएएस ऑफिसर्स के साथ हम टीम बना करके उतरने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को दिया हुआ है कि वो स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी जनवरी में कक्षाएं शुरू होंगी। लेकिन आपको वास्तविक मूल्यों में ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पूछूं क्या। कंडीशन कहाँ आई? दोनों क्लासेस के बाद आपको यही नहीं पता था। एक बात समझ में आ गई है कि कलेक्टर जो है वो सुन रहा है, देख रहा है और उसको समाधान करना है। अब आपको ये देखना है कि समस्याएं कहाँ कहाँ हैं। जैसे देखिए, आपके विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं कौन कौन सी हैं, मैं उस पर एक चर्चा कर रहा हूं आपसे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा, यहां तक समझ में आ गया है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं आपके में? आप अभी एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं? उन पर यदि आप काम कर लेंगे तो शायद आप समाधान कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली समस्या क्या है विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी हुई? मैं किसी एक बच्चे का सवाल ले रहा हूं, आप हैंड राइज करके बताएंगे कौन है ये। सोनाली आप देख रहे हैं, आप बताइए विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या। आवाज आ रही है आपको? विद्यार्थी के जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या बताइए। कंचन, कृतिका चंदेल, आप बताइए विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, फिर हम वहां तक पहुंचेंगे। कृतिका चंदेल, विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं? कलेक्टर का पद तो समस्याओं के समाधान के लिए है ना जी। आज नहीं बोलेंगे, सब चुप हैं। प्रियंका, प्रियंका जी, विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं क्या क्या हैं? क्या चीज? हमको लॉजिकली समझना चाहिए, वो हम लॉजिकली नहीं सोच के इमोशनली सोचते, क्योंकि बच्चा वो भी रहते हैं। अच्छा, हम जो हमें तथ्यात्मक सोचना चाहिए
उस पर हम लॉजिकल वजह इमोशनली सोचते हैं, ये आपका कहना है, ठीक है। और कोई आपको लग रहा है ऐसा व्यू कि इस वजह से ऐसा होता है, कि और कोई समस्या? सर इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर एक आ जाती है। किसकी? सर जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स होती है कि कभी कभी जैसे मम्मा पापा का झगड़ा हो रहा है तो उनका जो उनका जो झगड़ा है वो हमारे ऊपर है, हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे उसके लिए। पारिवारिक समस्याएं भी आ जाती हैं आपको। चलिए आपने अच्छे बता, एक बार ये मेरा फ़ोन रख लेना यार ये। हाँ, मुझे क्या है, मेरे फ़ोन में स्विच ऑफ करना नहीं आता है, कैसे होता है। मैंने प्रयास भी कई मीटिंग में किया लेकिन होता नहीं मुझसे। देखिए, पारिवारिक समस्याएं आपने मुझे बताया, तथ्यात्मक नहीं सोच पाते हैं बच्चे। इस टॉपिक पर मैं लंबी आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, ताकि आपको टॉपिक समझ में आए कि नेक्स्ट टाइम पूछेंगे क्या आप बच्चों से। ऑफिसर्स के साथ आप जुड़ेंगे तो उनसे क्या पूछेंगे, कॉलेज में जाएंगे तो बच्चों से आप बात करेंगे। देखिए निकिता मेवाड़ा, आप बताइए और क्या समस्या लगती है आपको विद्यार्थी जीवन में? हेलो जी सर, सबसे बड़ी समस्या तो ये लगती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाया हूँ। अच्छा, वो समय का प्रबंधन नहीं कर पाता है, और टीचर से क्लास क्योंकि या फिर किसी ये क्लास आप लाइट मत लेना कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि ये क्लास आपके कल के बाद जो भी ऑफिसर्स आएंगे उनके लिहाज से बहुत महत्व रखेगी। ओके सर। हाँ, तो मतलब बच्चे को समस्या है कि समय का प्रबंधन नहीं आता है उसे, ये आपने बहुत अच्छा बताया है। पारिवारिक समस्या हो सकती है, तथ्यात्मक। और कोई समस्या? सर जैसे कि क्लास रेगुलर नहीं लगना। क्लास का रेगुलर ना लगना, ये तो विद्यार्थी जीवन की समस्या नहीं है, ये तो मैनेजमेंट जहां हम क्लास ले रहे हैं उनकी समस्या है। हाँ, कॉलेज कौन सा है आपका? सबको समझ में नहीं आता। कॉलेज कौन सा है आपका? कॉलेज का नाम बताइए। जब भी स्टूडेंट बोले अपना नाम और कॉलेज का नाम जरूर बोलें। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि मैं कॉलेज नाम और कॉलेज का नाम, ताकि पता रहे। सर मेरा नाम निकिता मेवाड़ा है, वो पीजी कॉलेज बूंदी से है। बूंदी से, ठीक है। मैंने आपकी लिखी, मैं इस पे बात करूंगा दोनों टॉपिकों पर, ठीक है? ठीक है। देखिए अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जय श्री श्याम, भगवान श्री श्याम हमसे जुड़ चुके हैं। जय श्री श्याम, आपका नाम है ये? जय श्री श्याम। देखिए, विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं में मैं एक पहली समस्या बताता हूं आपको। जब हम 12वीं के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या एक यही आती है कि हम, एक तो होता है बेटा मिलना, और एक होता है चुनना। ये दो शब्द हैं, एक शब्द है मिलना और एक शब्द होता है चुनना। ये 12वीं के बाद बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे हम कॉलेज के अंदर इंटर करते हैं, कॉलेज के अंदर जाते हैं, और एक कहावत सुनी आपने कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, सुना है ना आपने? तो जब हम कॉलेज में इंटर करते हैं तो वहाँ हमें चुनना होता है। 12वीं तक सब बच्चे इक्वल पढ़ रहे होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। बस 10वीं के बाद वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, फिर थोड़ा एक रास्ता बनता है, साइंस वाले साइंस की ओर अपना भविष्य खोजने लगते हैं, आर्ट्स वाले आर्ट्स की ओर खोजने लगते हैं, इस तरीके से। लेकिन ग्रेजुएशन में जैसे ही आते हैं तो फिर से अब एक समय होता है कि 10वीं तक तो फिर भी हमें जो बड़े लोग होते हैं घर परिवार में, वो ये बताते हैं कि आप साइंस ले लीजिए आपके अकॉर्डिंग, या आर्ट्स ले लीजिए, ये नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा निर्णय हमारे छोटे जीवन में हमारे बड़े जो लोग हैं मार्गदर्शित करते हैं। लेकिन 12वीं के बाद जब हम आते हैं तब हम इतने इस स्तर पे आते हैं कि अब मैं निर्णय खुद करूं। यहां एक शब्द है कि मिलना और चुनना। इन चीजों को आप समझेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मिलना और चुनने में क्या होता है कि कुछ चीजें हमें जैसे मिलती हैं वो चीजें हमेशा आसान होती हैं। जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो आसान होती हैं, ठीक है। और चुनना, जब भी हम किसी भी चीज को चुनते हैं
आप एक बात ध्यान सुन लीजिए, मैं इसे अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। जो चीज़ें हम चुनते हैं, मैंने चुना है, मुझे इस देश में निःशुल्क एजुकेशन के लिए एक एम्पायर खड़ा करना है जहां लाखों बच्चे, हर परिवार फ्री पढ़ सके। ये मैंने चुना है, ये मेरा ड्रीम है जिसमें मुझे काम करना है। मिली हुई चीज़ें बड़ी आसानी से मिलती हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को चुनते हैं तो बहुत कठिनाई खड़ी हो जाती है, बहुत कठिन होता है। जब भी हम किसी चीज़ को चुनते हैं तो वो बहुत कठिन होती है, बहुत संघर्ष के बाद मिलती है, बहुत मेहनत लगती है, उसमें बहुत त्याग लगता है, बहुत तपस्या लगती है, तब जाकर के मिलता है। मिलना और चुनने में मैं एक लॉजिकली, एक तथ्यात्मक जो आपकी एज पर ये शूट करता है, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। बेसिक सा उदाहरण है, समझ में आ जाएगा। आपने सभी बच्चे फिल्में देखते हैं, भारत में मैक्सिमम फिल्में जो बनती हैं उनमें केवल एक ही चीज़ होती है, केवल प्यार मोहब्बत पर फिल्में बना दी जाती हैं। एक कॉलेज होता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कॉलेज होता है, कॉलेज में एक बॉय और एक गर्ल जो भी हैं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तब तक सब लोग पढ़ रहे हैं। जैसे ही किसी लड़के ने किसी लड़की को चुन लिया, मुझे ये पसंद है, उसी दिन से कठिनाई शुरू हो जाती है। फिल्म में दिखाया था, उसके बाद जब पता चलता है लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत आतंक मच जाता है। ये एक फिल्म से लिया हुआ उदाहरण है मेरा, और फिर जाकर पता चलता है कि तो बहुत कठिन है, क्योंकि सत्यपाल मलिक जब भारत गवर्नर थे, राज्यपाल रहे वो जम्मू कश्मीर के, उस समय कोई विदेश से मिनिस्टर आए थे भारत, तो उन्होंने रखा कि हम फिल्म देखने के लिए चलेंगे पिक्चर हॉल में। तो फिल्म देखने गए तो विदेशी जो मिनिस्टर आए यहाँ पर, उनके साथ सत्यपाल मलिक जी के साथ जो मूवी देख रहे थे, उन्होंने फिल्म देखने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने पूछा कि भारत में शादी करना इतना कठिन है, क्योंकि पूरी मूवी में यही दिखाया गया था। बहुत मुश्किल से लास्ट में दोनों हीरो और एक्ट्रेस मिल जाते हैं और फिल्म का सुखांत हो जाता है। मैंने ये उदाहरण आपके लिए वहाँ से निकाला। तो सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा था कि नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को सोचना चाहिए और बजाय ऐसी फिल्में बनाने के नई टेक्नोलॉजी पर मूवियाँ बनानी चाहिए ताकि देश में बदलाव आए। मैं वहाँ से ये उदाहरण दे रहा हूँ कि जब वो हीरो एक्टर चुनता है तब उसके जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, कितना संघर्ष करता है। और जब वही मेरी शादी होने वाली है, मेरे लिए परिवार वाले चुन रहे हैं, रिश्ता चुन रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से मेरी शादी हो जाएगी, ये मिलना हो रहा है। अब हम यहाँ चुन रहे हैं और अब आप बच्चों ने सबने सबसे कठिन जो है, कुछ बच्चे आईएएस को चुनेंगे, कुछ बच्चे आरएएस को चुनेंगे, कुछ सीईटी की ओर चले जाएंगे, कुछ शिक्षक भर्ती की ओर जाएंगे, कुछ एसएससी की ओर जाएंगे। अब आप ये समझिए कि आपके जीवन में अब समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनकर दिखाओगे। इसका मतलब विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी और सबसे पहली समस्या वो यही है कि अब हमें चुनना पड़ेगा, अब कुछ मिलेगा नहीं हमें, अब हमें चुनना है। चुनना है तो अब तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी। पहली समस्या समझ में आई है कि अब हमें चुनना होगा, ना कि मिलेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ, अयोध्या, ये पहली समस्या आपको समझ में आई है कि नहीं? अयोध्या, आपसे बात हो रही है? हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते भाई जी। पहली बात समझ में आई, विद्यार्थी जीवन में सबसे पहली जो सीढ़ी है, सबसे पहली है, वही विकराल समस्या है कि हमें चीज़ें मिलेंगी या हम चुनेंगे। तो अब आप क्या करेंगे जीवन में? चीज़ें मिलेंगी या चुनने वाले हैं आने वाले टाइम पर? सर, हम चुनेंगे। चुनेंगे, अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। अब आप चुनेंगे, निर्धारित करेंगे। आप ये तय करने वाले हैं कि अब मुझे क्या करना है। अब तक कौन कर रहा था? पिताजी कर रहे थे, माँ कर रही थी, बड़े भाई कर रहे थे। तो अब आप क्या चुनने वाले हैं? सर, यूपीएससी। यूपीएससी को। इसका मतलब सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपने सबसे कठिन चीज को चुना है। ये तो सबको पता है ना, ये कठिन है। जी सर। तो अब यही है, मैंने कहा कि इसके पीछे एक कारण है कि आप इसे क्यों चुन रहे हैं। देखिए, जब चुनना है उसके बाद जब हम चुनेंगे समस्या खड़ी होगी, उसका समाधान भी उसके अंदर है।
समाधान कहाँ से मिलेगा? जब हम ये सवाल करें कि मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो विद्यार्थी जीवन आप समस्याएं बता रहे हैं, तथ्यात्मक सोचते हैं, मानसिक रूप सोचते हैं, पारिवारिक समस्याएं आती हैं, समय प्रबंधन की समस्या आती है, कहीं आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, कहीं पर बच्चों को संसाधन की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, कहीं वो टाइम पर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं अगर समय पर, कि अगर उस टाइम मेरे साथ ये होता तो मैं यहाँ तक पहुँच जाता। ऐसे बहुत सारे जो लास्ट में वो बहानों के रूप में हम देते हैं। मैं अजोधी आपसे पूछ रहा हूँ, आपने यूपीएससी को चुना तो क्यों? सर मैं क्लास 8 में थी, तब एक आर्मी ऑफिसर आए थे हमारे स्कूल के अंदर। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो जी। तो उस टाइम मेरे पास आंसर नहीं था। क्या नहीं था? उन्होंने बताया क्या नहीं था? कई मेरे पास उस टाइम कोई मतलब लक्ष्य बने हुआ नहीं, लक्ष्य नहीं था, मुझे क्या, कोई एम नहीं था। कई सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि मुझे वो बनना है, पुलिस बनना है, कुछ करना है। तो उस टाइम उन्होंने फर्स्ट टाइम आईएएस नाम लिया था और उन्होंने कहा कि ये एक प्रशासनिक सेवा है जी, इसमें बहुत मदद होता है और हम बहुत मतलब आगे जाकर हम अपने समाज, अपने देश के लिए प्रशासन की ओर से कार्य कर सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो उस टाइम मुझे मालूम पड़ा तो मैंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि ये होता है और उसके बाद मैंने तो सोच लिया कि मुझे अगर कुछ करना है तो मैं यही करेंगे। हम सुधार कार्य कर सकते हैं, जो समस्या आ रही है उनका समाधान हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हाँ, विद्यार्थियों के जीवन में सबसे पहली समस्या तो यही है कि उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। जैसे आपको खेल सचिव जीएल शर्मा जी ने कहा था, देव अमित ने जब तैयारी की, उसने देखा, जब फेस किया बहुत, तब उसे लगा कि नहीं, जो समस्याएं मेरे जीवन में आई हैं, मैं नहीं चाहता कि लाखों बच्चों के जीवन में समस्या आएँ और उनके सपने टूट जाएं। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहली समस्या यही थी कि उनको समय पर उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती, मिलती भी है तो उतनी फीस है कि उनके परिवार, उनके माँ बाप अब दे नहीं सकते। और एक परिवार में 4 या 5 बच्चे हैं तो वो कैसे पढ़ेंगे? एक पिताजी जो मजदूरी करते हैं, उसके सपने हैं कि वो उसके बेटे ऊपर पहुँचे, ऊंचे पदों पहुँचे, बेटियाँ ऊपर पहुँचें, लेकिन पैसा नहीं है। तो एक आर्थिक समस्या भी सामने आती है। तो जैसे अब आपका सपना है आईएएस बनूं, आपने जो बताया वो एक मोटिवेशन, एक मार्ग आपको पता चला केवल, लेकिन क्यों बनना है? अभी किसी भी बड़े काम के पीछे बड़ा कारण होना जरूरी है, लेकिन ये एक बड़ा कारण नहीं है कि आप आईएएस बने, क्योंकि इस ऐसे कारणों से आदमी एक समय रहते जब वो चुनौती आपको कठिन लगने लगती है तो कई बार बदलने का मन भी करता है कि मैं छोड़ दूं यार, इसे कुछ और कर लूं। तो अभी आपको इसके कोई बड़े कारण का पता लगाना होगा कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना चाहिए। और कोई वजह है? जी, आज रात को सोइए मत, सोचिए एक बार कि वास्तविकता में क्या मुझे आईएएस बनना चाहिए? बनूंगी तो मुझे क्या करना होगा? वास्तविकता में आईएएस बनने के बाद मैं क्या क्या कर सकती हूँ? वो कौन से कारण हैं जिन वहां पहुंचने के बाद मुझे वो अचीव करने हैं? नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ये अंदर से आवाज आएगी कि वास्तविकता में ये सारी चीज़ें चल रही हैं जिस वजह से मुझे ऐसा करना है। ऐसे नहीं होगा कि रोजाना हम लोग जुड़ेंगे, लाइव जुड़ेंगे, कॉलेज में आऊँगा मैं आपके में, फिर हम बात करेंगे, आपको लगेगा एकदम से मोटिवेशन होकर के कि मैं अब इस साल तो कर ही दूंगी, लेकिन बाद में लगेगा कि नहीं ठीक है, सब चल रहा है। तो एक बार रात को सोचिए, ठीक है? मनीषा राठौड़ जी, आप बताइए आप क्या चुन रहे हैं? आवाज आ रही है? मैंने पहले ही कहा था कि ये क्लास बहुत मायने रखेगी आपके लिए। आकांक्षा बसेरी, आकांक्षा बसेरी, आवाज आ रही है आपको?